नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 35 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जानना चाहती हैं ये कि मैं जॉब करूं या फिर बिजनेस करना मेरे लिए बेहतर होगा। फिलहाल कहती हैं कि मेरी जॉब चली गई है कुछ करंट सिचुएशन की वजह से, और साथ ही साथ ये भी कहती हैं कि जॉब करने का मन नहीं है, मुझे बिजनेस करने की इच्छा है। यदि मैं बिजनेस करूं तो मुझे किस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए। नेम फेम को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। मन को शांत कैसे रखें, इसके लिए भी इन्होंने पूछा है। फाइनेंस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के भी इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो में मैं इनके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा आखिर में एक एक करके। लेकिन सबसे पहले हम इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलेंगे दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष, और वो प्रारंभ हो रही है 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा को देखें तो वो मेष राशि में जाकर के विराजमान है। यानी कि इस जातिका की कुंडली बनती है वृषभ लग्न और मेष राशि की। यहां पर देखा जाए, लग्न को देखें 3 डिग्री लग्न का मान है, तो लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा, लग्न थोड़ा कमजोर माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं शुक्र, उठ करके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, 29 डिग्री का शुक्र है, यानी कि लग्न भी कमजोर है और लग्नेश भी यहां पर कमजोर है। लग्न की तरफ हम वापस चले, राहु यहां पर बैठे हुए हैं लग्न में। निश्चित रूप से राहु यहां पर उच्च का हो जाता है, लेकिन वृषभ लग्न, शुक्र के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न, ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, सभ्य स्वभाव के होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। जीवन में जो है कुछ बड़ा करने की चाहत होती है, जीवन में ऐश्वर्य की चाहत होती है। ऐसे लोगों को कला वगैरह के क्षेत्र में भी ऐसे लोग आमतौर पर अच्छे माने जाते हैं, मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं। और शनि इस कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है, तो निश्चित रूप से मेहनत और संघर्ष के साथ ऐसे लोग आगे बढ़े तो जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यहां पर देखा जाए, लग्न में 4 डिग्री का राहु विराजमान है। यहां पर राहु जो है वो 25% बलाबल के साथ बैठे हुए हैं। इस राशि में राहु देव को हम उच्च का कहते हैं। राहु यहां पर उच्च की राशि में विराजमान है। लग्न में राहु बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, और शुक्र सप्तम भाव में है और दृष्टि भी डाल रहे हैं अपने भाव के ऊपर। तो निश्चित रूप से यहां पर राहु एक कारक ग्रह की तरह जो है रिजल्ट देने वाला होगा। यहां पर बैठा हुआ राहु बहुत ही ज्यादा आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। यहां पर बैठा हुआ राहु आपको कहीं ना कहीं जो है टेक्निकल क्षेत्र में सफलता दे सकता है। इसके अलावा जो है यहां पर बैठा हुआ राहु माइंड को शार्प करता है, आपके जो है इंट्यूशन पावर को भी यहां पर बैठा हुआ राहु बढ़िया बनाने वाला होगा, एम्बिशियस बनाता है। कई बार बताया है कि जब राहु लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को एम्बिशियस बनाता है और साथ ही साथ जो है व्यक्ति को नेम फेम हो, ऐसी इसकी इच्छा होती है। क्योंकि राहु जो है ना, ये चाहता है कि इसे सब कुछ मिल जाए, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से एम्बिशियस होते हैं। राहु की दृष्टियों की बात करें, दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं यहां पर शिक्षा संतान संबंधित आपको लाभ करवाएंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है। वैवाहिक जीवन में राहु की दशा चलती है, थोड़ी सी परेशानी ये आपको खड़ी कर सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, भाग्य संबंधित लाभ करवा देगा आपको। यात्राएं ये बहुत सारी करवाने वाले हैं, हो सकता है तो अपनी दशांतर दशा में विदेश वगैरह की यात्राएं भी ये राहु आपको करवा दे, तो राहु आपका बढ़िया माना जाएगा। हाँ, इसकी दशा चलती है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलते हैं सीधे कुंडली के 6ठे भाव की तरफ। यहां पर शनि और सूर्य विराजमान है। जब भी शनि और सूर्य साथ में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध या तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानी देखी जाती है। व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में भी कमी कई बार देखी जाती है, निर्णय लेने की क्षमता वीक हो जाती है। यहां पर देखें,
शनि उच्च की राशि में है और सूर्य नीच की राशि में है। लेकिन ध्यान से देखिए तो शनि अस्त के हैं, मैंने सी लिखा हुआ, इसका मतलब शनि यहां पर कंबशन में है। तो निश्चित रूप से यहां पर जो शनिदेव है वो कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, बहुत कम जो है यहां पर शनि प्रभावी होगा। यहां पर शनि 25 डिग्री का है, सूर्य 22 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। तो यहां पर शनि भले ही सूर्य के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सूर्य को खराब नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर शनि देखा जाए तो वो कर्मेश है और भाग्येश है, जाकर के छठे भाव में उच्च की राशि में जरूर दिख रहा है कि बैठा हुआ है, लेकिन वो प्रभावहीन हो गए क्योंकि वो सूर्य से अस्त हो गए। तो शनि को बल देना यहां पर जरूरी है। शनि को बल देंगी तो निश्चित रूप से यहां पर जो शनिदेव हैं ये आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे। शनि आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे, तो शनि को बल देना जरूरी है। सूर्य देखें यहां पर 22 डिग्री का सूर्य है, वृद्ध अवस्था का है ये सूर्य, और यहां पर ये नीच की राशि में बैठा हुआ है। अब सूर्य नीच की राशि में बैठे हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इनकी नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं। तो निश्चित रूप से शुक्र जो है लग्न से केंद्र में विराजमान है, इस सूत्र को लगाने के बाद सूर्य की नीचता भंग मानी जाएगी और यहां पर नीच भंग जरूर हो जाएगा सूर्य का। ये एक विकल्प है, ये ठीक है। मैंने हमेशा से बताया है कि नीच भंग को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। नीच भंग का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि हाँ, नीचता भंग हो चुकी है, यदि व्यक्ति उसका उपाय कर ले, मेहनत करे, तो उससे जुड़ा हुआ लाभ व्यक्ति उठा सकता है। नीच भंग का ये कतई मतलब नहीं है कि अब सूर्यदेव यहां पर जबरदस्त स्थिति में हो गए और ये आपको सब कुछ देने वाले होंगे, नहीं। परेशानी फिर भी आ सकती है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है और जॉब के लिए भी हम देखते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, कॉन्फिडेंस में कमी हो सकती है, जॉब में परेशानी आपको हो सकती है। हो सकता है स्टेबल नौकरी मिलने में थोड़ी परेशानी हो, या जहां पर आप कार्य करती हो वहां पर आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिले। बॉस वगैरह, चूंकि सूर्य हायर जो है अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य नीच की राशि में है, तो बॉस वगैरह के साथ संबंध या हायर अथॉरिटी के साथ संबंध कई बार खराब हो सकते हैं, या तो उनके साथ परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। सूर्य इस कुंडली में सुखेश है, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख देखते हैं चतुर्थ भाव से, और छठे भाव में जाकर के नीच की राशि में बैठे हुए हैं। माता का स्वास्थ्य यहां से देखा जाए बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य की भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। प्रॉपर्टी वगैरह की बात करें, प्रॉपर्टी वगैरह लेने में साफ साफ परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी भाव का स्वामी ग्रह सूर्य छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है और नीच की राशि में बैठा हुआ है। हो सकता है तो आपको लोन वगैरह लेकर के भी प्रॉपर्टी बनानी पड़े, और प्रॉपर्टी बनाने में थोड़ा विलंब देखने को आपको मिल सकता है। चलिए यहां पर सूर्य की दृष्टि की बात करें, सूर्य की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी। नीच का है सूर्य, तो ऐसा नहीं है कि उच्च की दृष्टि डालेगा तो जबरदस्त लाभ करेगा। हाँ, ये करा सकता है कि विदेश वगैरह की यात्राएं और धन का व्यय ये सूर्य करवाने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि के ऊपर देखा जाए तो शनि यहां पर कुछ खास रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। शनि वैसे देखें कर्मेश है और भाग्येश है, छठे भाव में बैठा हुआ है, तो शनि के मुताबिक आपके लिए जॉब करना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। हालांकि शनि यहां पर बैठ करके भी कोई रिजल्ट, कुछ खास रिजल्ट नहीं देने वाले, और दृष्टि का बल तो शनि के पास बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। शुक्र, बुध और केतु यहां पर बैठे हुए हैं, कुछ योग और कुछ दोष यहां पर बन जाते हैं। यहां पर देखा जाए शुक्र बुध दोनों ही कारक हैं इस कुंडली में, और यहां पर सप्तम भाव में बैठ करके ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। कौन से योग का? तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बढ़िया स्थिति है यहां पर सप्तम भाव में। सप्तम भाव होता है विवाह का। आपकी कुंडली में सप्तम भाव यानी कि ये आपके पति को दर्शाएगा। केतु यहां पर बैठ गए तो बुध के साथ जब राहु या केतु बैठते हैं तो जड़त्व नामक दोष बन जाता है। यहां पर शुक्र से केतु की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन बुध के बहुत समीप बैठे हुए। 4 डिग्री का केतु है, 9 डिग्री का बुध है, तो यहां पर जड़त्व दोष बनेगा। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दे सकता है आपको, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है आपको डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी ये देने वाला होगा। बुध को देखें इस कुंडली में बुध कौन है, तो इस कुंडली में बुध जो है वो पंचमेश है और धनेश है, यानी कि धन भाव, शिक्षा भाव, संतान भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। सप्तम भाव में जाकर के मंगल, शत्रु की राशि में ये बुध बैठा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये तात्कालिक मैत्री में है या नहीं। तो निश्चित रूप से बुध मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो यहां पर बुध बढ़िया परिणाम देंगे, अच्छा परिणाम देंगे।
यहां पर बैठा हुआ बुध आपको बिजनेस की तरफ लेकर के जा सकता है, बिजनेस वगैरह में ये आपको इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं। पंचमेश है बुध, सप्तम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, लव मैरिज का ये योग बना देता है और कहीं ना कहीं जो है सप्तम भाव में बैठ करके बिजनेस की तरफ जो है, पार्टनरशिप की तरफ पे इंटरेस्ट ये दिलवाने वाले होंगे। यहां पर देखा जाए 9 डिग्री का बुध है, बल इनके पास 50% का माना जाएगा। यहां पर ये वृद्ध अवस्था के माने जाएंगे। दृष्टि डालेंगे लग्न के ऊपर, ये भी आपको इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा, आपकी पर्सनालिटी को ये बढ़िया करने वाला होगा। शुक्र के ऊपर चले तो शुक्र यहां पर 29 डिग्री का बाल अवस्था में बैठा हुआ है। शुक्र 25% का बलाबल होगा, लग्नेश है और षष्ठेश है बुध। लग्नेश है बुध तो छठे भाव की स्वामी ग्रह होने का उनको कोई दोष नहीं लगेगा। सप्तम भाव में जाकर के शुक्र बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है यहां पर सप्तम भाव में बैठा हुआ शुक्र भी बिजनेस की तरफ आपको इंटरेस्ट दिलवा सकता है। वैवाहिक जीवन को यहां पर बैठा हुआ शुक्र बढ़िया करने वाला होगा। वैवाहिक जीवन, चूंकि लग्नेश है, सप्तम भाव में आकर के बैठ गया, तो वैवाहिक जीवन को ये बढ़िया करने वाला होगा। और कहीं ना कहीं शुक्र निश्चित रूप से चाहेंगे कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में रिलेशन बहुत बढ़िया बने रहे। 29 डिग्री का शुक्र है, इसके बल को बढ़ा देंगी तो और ज्यादा लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। शुक्र की दृष्टि पुनः जो है अपने ही राशि के ऊपर जाएगी। शुक्र लग्न को देखेंगे, आपकी पर्सनालिटी को बढ़िया बना देंगे, आपको आकर्षण देने वाला होगा। तो यहां पर बैठा हुआ जो शुक्र है ये आपको लाभ करवाने वाले हैं। ये भी जो है मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है, बल दे देंगी, जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। केतु देखा जाए यहां पर अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है। यहां पर वृश्चिक राशि में केतु को हम उच्च का मानते हैं, मंगल के घर में बैठा हुआ है, मित्र के साथ बैठा हुआ है और मंगल देखा जाए तो वो उच्च की राशि में, तो यहां पर केतु भी कारक ग्रह की तरह परिणाम देने लगेंगे। केतु भी यहां पर खराब रिजल्ट नहीं देगा। केतु खराब रिजल्ट यहां पर नहीं देगा। यहां पर बैठा हुआ केतु बिजनेस वगैरह की तरफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ जो बिजनेस आप करेंगी आपको लाभ करवा सकता है। यहां पर केतु बैठ करके दृष्टि डालेंगे लाभ स्थान के ऊपर, अपनी दशांतर दशा में लाभ में वृद्धि कर देगा, मान सम्मान दिलवाएगा। दृष्टि लग्न के ऊपर नीच की पड़ेगी केतु की दशांतर दशा में। डिसीजन बस सोच समझ करके लीजिए और कोई नुकसान ये आपको नहीं करेगा। और केतु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जो पड़ेगी तो छोटी मोटी यात्राएं ये करवाते रहेंगे अपनी दशांतर दशा में। बल केतु के पास भी करीब 25% का माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। यहां पर गुरु 16 डिग्री के साथ पूरे बलाबल के साथ बैठे हुए हैं और यहां पर गुरु विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। गुरु विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में ही बैठ गया, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। लग्नेश अच्छा है इस कुंडली में, केंद्र में बैठा हुआ है, तो यहां पर गुरु विपरीत राजयोग बना देंगे। अब देखिए अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष का, अष्टम भाव होता है लाइफ में सडन उतार चढ़ाव का, अचानक से जो उतार चढ़ाव होता है ना उसके लिए भी हम अष्टम भाव को देखते हैं। अचानक से मिलने वाले धन के लिए भी हम अष्टम भाव को देखते हैं। रिसर्च के लिए, गुप्त ज्ञान के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, तंत्र मंत्र के लिए हम अष्टम भाव को देखते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी ये जो गुरु हैं ये आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। हो सकता है तो कहीं ना कहीं आपको अचानक से कभी धन की प्राप्ति करवा दे अपनी दशांतर दशा में, आपको ससुराल पक्ष से निश्चित रूप से ये लाभ देने वाला होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, चंद्रमा को ये बैलेंस करने का काम करेगा। विदेश की यात्राएं करवा देंगे, धन का व्यय करवाएगा गुरु। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन संचय करने में थोड़ी मदद करेंगे, वाणी को ये बढ़िया बनाने का काम करेंगे। देखिए बहुत ज्यादा कारक नहीं है इस कुंडली में गुरु, तो निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त लाभ ये नहीं करेगा, लेकिन फिर भी गुरु सबसे शुभ ग्रह होता है। गुरु नवग्रह में सबसे शुभ ग्रह होता है, ये बहुत कम खराब रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर दृष्टि डाल करके भी आपको ये नुकसान नहीं करने वाला है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो सुखों में वृद्धि ये कर देंगे। प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं उसमें गुरु थोड़ा बहुत आपको लाभ करेगा। अब मान लीजिए कि गुरु अष्टम भाव में नहीं होते, कहीं अच्छी जगह बैठे होते, वो कारक होते उस कुंडली में, तो वहां से जो दृष्टि डालते तो वो बहुत जबरदस्त लाभ करते। लेकिन यहां से भी हम कहेंगे गुरु लाभ ही दे रहा है, आपको नुकसान नहीं दे रहा है, भले ही वो इस कुंडली में मारक हो। क्यों? क्योंकि वो सबसे शुभ ग्रह होते हैं नवग्रह में, और उनकी स्थिति इस कुंडली में कोई बहुत खराब नहीं है। ठीक, चलिए गुरु पति को भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक स्त्री की कुंडली में गुरु का अच्छा होना जरूरी है, तो आपका गुरु बढ़िया माना जाएगा। मंगल देखा जाए 0 डिग्री का मंगल है, उच्च की राशि में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन 0 डिग्री का है तो बल यहां पर काफी कम हो जाता है। मंगल के पास बल इसके पास 25% से भी
कम का माना जाएगा। मंगल देखा जाए इस कुंडली में कौन है, सप्तमेश है और द्वादशेश है। इस कुंडली का मारक ग्रह है मंगल और विवाह भाव का स्वामी ग्रह है और जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ। निश्चित रूप से विवाह के बाद भाग्य आपका ज्यादा साथ देगा, ये तो तय है। विवाह के बाद भाग्य ज्यादा साथ देगा, क्यों? क्योंकि विवाह भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में आकर के विराजमान है, तो विवाह के बाद भाग्य आपका ज्यादा साथ देने वाला होगा। यहाँ पर बैठा हुआ जो मंगल है विदेश वगैरह की आपको यात्राएं करवाने वाले होंगे। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल हायर एजुकेशन का लाभ करवाएगा। मंगल की दृष्टि देखा जाए पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, तो विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है। विदेश वगैरह की ढेर सारी यात्राएं भी ये मंगल देने वाले होंगे आपको। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी मंगल की, तो छोटी मोटी यात्राएं भाग दौड़ करवा सकते हैं। हो सकता है मेहनत को बढ़ा दें और उस मेहनत से आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को ना मिले। मंगल की देखा जाए अष्टम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह लेने में थोड़ा डिले हो। देखिए मारक ग्रह है इसलिए मैं कह रहा हूं डिले हो, ये मैं नहीं बोलूंगा कि मंगल आपको प्रॉपर्टी नहीं लेने देगा। क्यों? क्योंकि ये मित्रवत दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव के ऊपर, तो प्रॉपर्टी वगैरह खास करके जो मंगल है ना वो भूमि का कारक ग्रह होता है, तो जमीन वगैरह से आपको लाभ करवा देंगे। हो सकता है तो थोड़ा विलंब हो। वैसे भी आपका सूर्य जो कि प्रॉपर्टी भाव का स्वामी ग्रह है वो डाउन है, तो सूर्य को बढ़िया करेंगी तो स्वतः ही आपको जो है जीवन में चीजें प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ा हुआ लाभ आपको देखने को मिलने लगेगा। चंद्रमा के ऊपर चले, 20 डिग्री का चंद्रमा है यहाँ पर। बलाबल चंद्रमा के पास करीब 50% का माना जाएगा। इस कुंडली में चंद्रमा कौन है इसके ऊपर बात करने से पहले ध्यान से देखिए तो चंद्रमा अकेला बैठा है, पीछे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं और आगे राहु। कुंडली में चंद्रमा को यहाँ पर केमद्रम नामक दोष लग जाता है। केमद्रम दोष यानी कि कहीं ना कहीं जो है आपका मन पीड़ित रहेगा, आपका मन जो है शांत नहीं रहेगा। वैसे भी 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ये व्यक्ति को कई बार ख्यालों में ही उलझा करके रखने वाला होता है। तो यहां पर जो बैठा हुआ चंद्रमा है कहीं ना कहीं मन को भटकाने का कार्य करेगा। क्या करेगा? तो मन को भटकाने का कार्य करेगा। खर्चों को ये थोड़ा बढ़ा देंगे, दौड़ भाग को भी यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा बढ़ा देगा। विदेश वगैरह की ढेर सारी यात्राएं ये चंद्रमा यहां पर कराने वाले होंगे। लेकिन जो नेगेटिव बात बनती है वो ये बनती है कि आपके मन को ये चंद्रमा शांत नहीं होने देगा। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है तो केमद्रम दोष भंग हो जाएगा। मैं कहता हूं केमद्रम दोष कम हो जाएगा, भंग फिर भी नहीं होगा। निश्चित रूप से आपका जो मन है पूरी तरह शांत नहीं रहने वाला है, उसके लिए आपको चंद्रमा को बेहतर जरूर करना चाहिए। तीसरे भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा। तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहन का, और तीसरा भाव होता है छोटी मोटी यात्राओं का। इनसे जो है चंद्रमा आपको कोई खास लाभ नहीं लेने देगा और दौड़ भाग को ये बढ़ा देंगे। नुकसान का भी भाव होता है, ये खर्च का भी भाव होता है, तो खर्चों को ये बढ़ाने वाला होगा और छोटे मोटे नुकसान ये आपको दे सकता है। दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं आपको कोल्ड कफ संबंधित परेशानी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे सूर्य 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। हड्डी, आंख, इन सब से जुड़ी हुई चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और पेट से संबंधित शिकायत भी आपको ये दे सकता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा नहीं, मैंने सूर्य की बात की बाद में। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। प्रश्नों पर जाने से पहले आपके दशाओं को हम देख लेते हैं। फिलहाल आपको राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा आपको 20 मार्च 2020 से प्रारंभ हुई है, जो कि 14 अगस्त 2022 तक रहने वाली है। और राहु की जो महादशा है वो आपको 8 जुलाई 2035 तक रहेगी। राहु आपका कारक ग्रह है, राहु खराब नहीं है। नवमांश कुंडली में भी आपका राहु ठीक स्थिति में है, बढ़िया स्थिति में है, तो राहु आपको कोई नुकसान नहीं करवाने वाला है। राहु की महादशा में जो राहु की अंतरदशा रही होगी वो आपके लिए बढ़िया रिजल्ट नहीं दे गया होगा, उसने कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा परेशान किया होगा। राहु में गुरु एवरेज रिजल्ट दे जाएगा और राहु में जब शनि आएंगे उसके बाद से चीजें आपके लिए पॉजिटिव होनी प्रारंभ हो जाएंगी। राहु में गुरु एवरेज रिजल्ट देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब रिजल्ट देगा। पूछिए क्यों? क्योंकि राहु और गुरु मित्र नहीं है और ना ही इस कुंडली में गुरु कारक है। चलिए सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, ठीक है, आपके लिए बढ़िया है। देखिए मंगल आपका बढ़िया है और जो शनि है वो कर्मेश है, टेक्निकल फील्ड में ये शिक्षा दिलवाता है और ठीक है, आपने कोई खराब काम नहीं किया है, सही क्षेत्र में आप गई हैं।
और राहु भी जो है लग्न में बैठ करके कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से व्यक्ति को, सॉफ्टवेयर से व्यक्ति को जोड़ने वाला होता है। एक वीडियो बनाया है मैंने इंजीनियरिंग के ऊपर, यदि आप वो वीडियो देखेंगी तो आप समझ जाएंगी कि यहाँ पर जो आपकी कुंडली में भी जो कॉम्बिनेशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता है, आप इसी चैनल के ऊपर इंजीनियरिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा निकाल करके, आप समझ जाएंगी। सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आपने पूछा है मैं जॉब करूं या फिर बिजनेस करूं। देखिए, अगर शनिदेव यहां पर अस्त के नहीं होते तो मैं आंख बंद करके आपको कहने वाला था कि आप जॉब करिए, आप जॉब करिए, ये मैं आंख बंद करके आपको कहने वाला होता यदि यहां पर शनिदेव अस्त के नहीं होते। लेकिन चूंकि शनि यहां पर अस्त का है तो उच्च का होने के बावजूद शनि आपको कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। ऊपर से यहां पर जॉब हाउस में सूर्य नीच की राशि में बैठा हुआ, तो ये जॉब में तो आपको तरक्की नहीं लेने देगा, जॉब में तरक्की आपको ये नहीं लेने देगा। तो बिजनेस आप कर सकती हैं, और आपने बताया है कि फिलहाल जॉब चली गई है करंट सिचुएशन की वजह से निश्चित रूप से, और जॉब करने का मन भी नहीं है। ठीक है, आप कर सकती हैं। देखिए, अभी जो समय है ना, राहु में गुरु की अंतरदशा, मैं आपको यह सलाह देता हूं कि राहु में जब तक गुरु की अंतरदशा चल रही है तब तक थोड़ा सोच समझ करके काम करिए। हो सके तो जॉब ही करिए, या बिजनेस में भी जाती हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चलेगी, उस दौरान आप चाहे तो बिजनेस में स्विच कर सकती हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। राहु की महादशा में जब शनि की अंतरदशा आपको 2022 में आएगी, उस दौरान आप स्विच करेंगी, ज्यादा लाभ मिलेगा। अभी चूंकि गुरु जो है अच्छे तो हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन कारक नहीं है इस कुंडली में, अष्टम भाव में बैठे हुए, तो बिजनेस प्रारंभ करने का ये कोई बहुत बढ़िया समय नहीं है। और तो और मैं गोचर से भी यहां पर अंदाजा लगा करके आपको कह सकता हूं कि जब 2022 में आपको शनि की अंतरदशा चलेगी, उस दौरान शनि दसम भाव से गोचर कर रहे होंगे आपकी कुंडली के अनुसार, और उनकी अंतरदशा भी चल रही होगी। वो समय जबरदस्त होगा आपके लिए बिजनेस प्रारंभ करने के लिए। तो उस दौरान आप बिजनेस प्रारंभ करिए, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा यदि बिजनेस करें तो किस क्षेत्र में बिजनेस करें। सही सवाल है आपका। बिजनेस यदि आप करती है तो आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा बुध या शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य भी आपको लाभ देगा। तो शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य क्या होता है, तो जितनी भी फैशन की चीजें हैं, गारमेंट्स की चीजें हैं, कॉस्मेटिक्स की चीजें हैं, इवन सॉफ्टवेयर वगैरह से जुड़ी हुई चीजें जो कि आपने सीखी होगी, उससे जुड़ा हुआ बिजनेस भी आप चाहें तो कर सकती हैं। आपको नुकसान नहीं मिलेगा देखने को, आपको फायदा ज्यादा होगा। आपका शुक्र उच्च का है नवमांश कुंडली में, बुध उच्च का है नवमांश कुंडली में, तो शुक्र या बुध जो है ना वो पेपर को दर्शाता है, प्रिंटिंग को, किताबों को दर्शाता है, स्टेशनरी को दर्शाता है। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य में यदि आप सम्मिलित होती हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य को आप करती हैं, आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो इन क्षेत्रों से जुड़िए, शुक्र से बुध से जुड़े हुए क्षेत्रों से आप खुद को जोड़िए, लाभ मिलेगा। शनि से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी आप जुड़ती हैं, लाभ मिलेगा, लेकिन शनि को बल देना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, तो शनि को बलवान करके आप शनि से जुड़े हुए क्षेत्रों में जा सकती हैं। शनि से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं ऑयल, पेट्रोल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फैक्ट्री, कोल, माइनिंग, ये सब के सब शनि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इनसे भी जुड़ करके आप लाभ उठा सकती हैं। स्टील, लोहा, आयरन, ये सब के सब जो है ना शनि से जुड़ा हुआ कारोबार है। इसका मतलब है बड़ा आसान है, शुक्र आपका अच्छा है, बुध आपका अच्छा है, शनि आपका बढ़िया है, इवन राहु केतु आपका बढ़िया है। इसीलिए मैंने बताया इन क्षेत्रों से जुड़ करके आप बिजनेस प्रारंभ कर सकती हैं। बेस्ट क्या होगा, यदि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि बेस्ट क्या होगा, तो देखिए राहु केतु की दशा चल रही है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ती है, किसी भी प्रकार का हो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन्होंने पूछा है नेम फेम स्टेटस क्या मिल पाएगा लाइफ में। बिल्कुल मिल पाएगा, बस एक ग्रह सूर्य को बढ़िया कर लीजिए, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। राहु की दशा में ही मिल जाएंगी आपको ये चीजें, लेकिन सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लीजिए, क्योंकि देखिए मान सम्मान दिलाने वाला जो ग्रह है ना, वो एक तो सूर्य है, दूसरा गुरु है। गुरु तो बढ़िया है आपका, लेकिन सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। नीच भंग होना एक विकल्प है, जबरदस्त चीज ये नहीं है। तो सूर्य को बेहतर कर लीजिए, जीवन में आपको नेम फेम स्टेटस खास करके आपको सूर्य दिलवाने वाला है। मन उदास रहता है, मन को शांत कैसे करें। देखिए निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न आ ही गया कि मन को शांत कैसे करें। मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर चंद्रमा जो बैठे हुए हैं केमद्रम दोष में पीड़ित है, तो चंद्रमा को बेहतर करना पड़ेगा।
4 उपाय मैं आपको दूंगा, 3 से 4 उपाय दूंगा मैं आपको, उसमें चंद्रमा का भी उपाय मौजूद होगा। तो चंद्रमा के लिए उपाय करेंगी तो आपको लाभ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चंद्रमा के लिए जो है आपको इनके मंत्रों वगैरह का जाप करेंगी तो आपको लाभ मिलेगा, मन आपका शांत रहने लगेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा, अपना घर कब होगा। फाइनेंस की जहां तक बात करें, मरकरी को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, आपका फाइनेंस बढ़िया होगा। बिजनेस वगैरह से आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। फाइनेंस को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है यहां पर। और अपना घर कब होगा, तो निश्चित रूप से घर की बात करें तो सूर्य को बिना बेहतर किए मैं आपको नहीं कहने वाला हूं कि घर तुरंत हो जाएगा। सूर्य को पहले आप बेहतर कर लीजिए, अभी हो सकता है तो अगले 4-5 सालों के बाद जो है आपको घर लेने का मौका मिले। जब राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा आएगी ना, उसी दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके भी योग बनते हुए नजर आ जाएंगे। अभी भी योग चल रहे हैं लेकिन बेस्ट समय ये नजर नहीं आ रहा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। राहु की दशा में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। कारण मैंने बताया था स्टार्टिंग में, राहु की जो दृष्टि पड़ रही है ना, ये नीच की दृष्टि पड़ रही है। ये राहु खराब नहीं है, राहु की जो दृष्टि विवाह भाव के ऊपर है ये नीच की दृष्टि है। तो ये राहु की दशांतर दशा में, चूंकि आपको राहु की ही दशा चल रही है, तो थोड़ा सा ये परेशानी हो सकता है। मतभेद थोड़ा बहुत करवा दे, टूटेगा जरा भी नहीं, उसको लेकर के आप बेफिक्र रहिए। थोड़ी सी मतभेद वगैरह किससे ये कभी कभार करवा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है, वैसे ओवरऑल वैवाहिक जीवन बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया है। परमानेंट सेटलमेंट कहां अच्छा रहेगा और कब होगा। निश्चित रूप से यदि आप फॉरेन निकल सकती हैं, आप विदेश निकल जाइए, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूं। आप विदेश जाना चाहती हैं, आप विदेश जा सकती हैं। सेटल होना चाहती हैं, आप वहां जाकर के सेटल हो सकती हैं। कब सेटल हो सकती है, योग जानना चाह रही है। देखिए, अभी जो राहु में गुरु की अंतरदशा चल रही है, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव के ऊपर, तो यदि संभव हो प्रैक्टिकली आप विदेश जा सकती हैं। आपका ये जो समय है आपका साथ देने वाला है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अभी जो अंतरदशा चल रही है ये भी आपको फॉरेन सेटलमेंट में हेल्प करने वाली है, तो विदेश जाकर के आप सेटल होती हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि मैंने ओपल, पन्ना और नीलम धारण किया है, क्या गोमेद रत्न भी धारण करना चाहिए। ओपल धारण किया बिल्कुल सही है, पन्ना धारण किया बिल्कुल सही है, नीलम धारण किया बिल्कुल सही है। गुमेद, देखिए गुमेद आप धारण कर सकती हैं, गुमेद धारण करने में कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली जो है आमतौर पर जो है, यदि आप मेरे कितने भी वीडियोस निकाल कर देख लीजिए, आमतौर पर मैं राहु केतु से जुड़े हुए रत्नों की सलाह बहुत कम देता हूं, बहुत कम देता हूं। आज तक शायद मैंने 1 या 2 लोगों को, या शायद उनको भी नहीं, मैंने राहु केतु के रत्न की सलाह दी होगी। तो मैं आपको राहु के लिए दूसरा उपाय बताने वाला हूं, उस उपाय को करेंगी तो भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको गोमेद की सलाह पर्सनली नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैं आमतौर पर राहु केतु से जुड़े हुए रत्नों की सलाह नहीं देता हूं। इसके बाद इन्होंने बोला है कि राहु को मैं स्ट्रॉन्ग कैसे करूं। बिल्कुल उसका उपाय मैं आपको आखिर में देने वाला हूं। स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे, पॉजिटिव भी हो जाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी वो बलवान करेंगे, वो उपाय मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद इन्होंने बोला है, माता पिता और भाई के साथ संबंध कैसे रहेंगे लाइफ टाइम। देखिए, संबंध की बात करें, सबसे पहले सूर्य नीच के नजर आ रहे हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि जो है ना, 10वें भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और वो अस्त के हैं। शनि को बल दे दीजिए, पिता के साथ संबंध बढ़िया नजर आएंगे। सूर्य को बेहतर कर लीजिए, पिता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जो भी है वो स्थिति बेहतर नजर आएगी। माता की जहां तक बात करें, 4th हाउस वीक नजर आ रहा है, चंद्रमा की स्थिति भी कमजोर है, तो माता पिता दोनों के स्वास्थ्य की समस्या आपकी कुंडली के अनुसार नजर आ रही है। माता के साथ संबंध वगैरह ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्वास्थ्य की समस्या खास करके ज्यादा नजर आ रही है। देखिए, जब सूर्य नीच का होता है तो हम कई बार ये भी कहते हैं कि या तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्या हो, या तो आपके साथ संबंध उनके खराब हो। तो ये चीजें आपकी नजर आ रही है कुंडली को देख करके। बेस्ट स्थिति नहीं है यहाँ पर, ना तो माता के साथ ना तो पिता के साथ। क्यों? क्योंकि सूर्य नीच का है और चंद्रमा भी आपका कोई खास स्थिति में नजर नहीं आ रहा है, और सूर्य माता के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, तो इंप्रूव करने की आपको आवश्यकता है। भाई की जहां तक बात है, आपने पूछा है, मंगल की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन यदि भाई आपसे छोटा है, भाई आपसे छोटा है, तो उसके साथ भी संबंध हो सकता है उतार चढ़ाव वाले रहें। क्यों? क्योंकि छोटे भाई के लिए या छोटे भाई बहन के लिए हम कुंडली के 3रे भाव को देखते हैं। ठीक है, वैसे मंगल उच्च का है, भाई की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैंने बताया कि हड्डी, नेत्र, कोल्ड कफ,
इसकी शिकायत रह सकती है, इसका ध्यान रखिए। सूर्य नीच का है कुंडली के छठे भाव में, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। बिजनेस अकेले करूं या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकती हैं। प्रॉपर्टी ज्वाइंट ले सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी को अकेले लें। देखिए, प्रॉपर्टी का भाव वैसे भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पर्सनली यही सलाह दूंगा कि आप प्रॉपर्टी अकेले लीजिए। और आखिर में इन्होंने पूछा है कि लोकेशन चेंज करने की कोशिश कर रही हूं, ऐसा कब तक होने के योग है। नवंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक जॉब को लेकर के यदि आप पोजीशन या ट्रांसफर करना चाहती हैं, प्लेस का चेंज करना चाहती हैं, तो ये समय बढ़िया है। कौन सा समय? तो नवंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 का समय। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में प्रश्नों के उत्तर। और उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, नवमांश कुंडली में देखा जाए तो यहां पर मकर लग्न की कुंडली बनती है। मंगल उच्च का है, बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं, बुध भी वहां पर उच्च का है, बहुत जबरदस्त स्थिति है। नवमांश कुंडली बढ़िया नजर आ रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो है आपको लाभ ज्यादा मिलने वाला है। और वैवाहिक जीवन भी बढ़िया नजर आ रहा है। यहाँ पर चंद्रमा शनि इसकी भी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। राहु बढ़िया है। हाँ, गुरु अष्टम भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये हो सकता है कि गुरु की अंतर्दशा आपके लिए बहुत शुभ परिणाम ना दे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कुछ उपाय वगैरह कर लेंगे, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। सीधे उपाय के ऊपर हम चलते हैं। प्रथम उपाय है नित्य ओम राहवे नमः। राहु का मंत्र है, इसका कम से कम 108 बार आपको जाप करना चाहिए। नित्य गणेश चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगला उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें और वहीं पर खड़े होकर के कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और आखिरी उपाय है आपके लिए, हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना है और नित्य ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार आपको जाप करना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा बढ़िया होगा, यानी कि आपका मन बढ़िया होता चला जाएगा, आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। सूर्य और चंद्रमा के उपाय से आपके माता पिता के साथ संबंध भी बेहतर होते चले जाएंगे। चलिए, और रत्नों की जहां तक बात है, आपने 3 रत्न ऑलरेडी धारण किए हुए हैं, वो धारण करके रखिए, बढ़िया है आपके लिए। चलिए, तो ये था इस 35 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।